दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्लांट्स के एक पार्ट है बेवरेज प्लांट। बेवरेज प्लांट ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। तो देखा जाए कि जो प्लांट हैं वो ह्यूमन की जो नीड है, फूड की नीड को कंप्लीट करते हैं और केवल ह्यूमन की फूड को ही नहीं बल्कि ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है लाइफ की, उसकी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो नेचर से प्राप्त होती हैं। फूड हो, क्लॉथ्स हो, मेडिसन हो, शेल्टर के लिए टिम्बर हो, फर्नीचर्स हो, केमिकल्स हो, या लाइफ को रिफ्रेश करने के लिए, मूड रिफ्रेश करने के लिए, चाहे वो हमारी ड्रंक की चीज़ें हों, तो उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा बेवरेज प्लांट। यानी कि प्लांट से आजकल वर्तमान समय में देखा जाए बहुत सारा पेट्रोलियम पे काम चल रहा है, पेट्रो प्लांट्स मिल रहे हैं, क्लाइमेट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो प्लांट का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी ग्रुप में आज हम बात करेंगे कि कुछ प्लांट लाइफ को और एंजॉयमेंट कैसे करते हैं साथ में। तो देखा जाए कि हमने सीरियल्स में देखा कि सीरियल्स से हमारी फूड मिलता था, हमें न्यूट्रिशन मिल रहा था, मेडिसन से दवाइयाँ मिल रही हैं हेल्दी होने के लिए, वेजिटेबल्स मिलती हैं जो हमारे मिनरल्स को, विटामिन्स को कंप्लीट करती हैं, टिम्बर और फ्यूल के संसाधन भी प्लांट से मिलते हैं। उसी दौर में देखा सब चीज़ें मिल रही थी, कपड़े भी, क्लोथ्स भी, फाइबर्स भी, दूसरी चीज़ें जो हमें प्लांट से अवेलेबल होती हैं। तो जब ये सब रिक्वायरमेंट चल रही थी तो उस समय देखा गया कि अब लाइफ में रिफ्रेशमेंट के लिए क्या किया जाए, एंजॉयमेंट के लिए क्या किया जाए। तो उन्हीं में से एक ग्रुप डेवलप हुआ था, एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया था जिससे कि पेय पदार्थ मिलते थे। वो पेय पदार्थ अल्कोहलिक भी थे और नॉन अल्कोहलिक थे, लेकिन वो लाइफ को, डे को प्लीजेंट बनाने का काम करते थे। तो आज हम उन्हीं प्लांट ग्रुप की बात करेंगे जिसका नाम है बेवरेज प्लांट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक देखा जाए बेसिक थर्ड ईयर्स के बच्चों के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स, नीट, एमएससी एंट्रेंस, पीजीटी, टीजीटी और दूसरे बहुत सारे जनरल एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल। तो देखा जाए कि जो बेवरेज प्लांट है बेसिकली, तो बेवरेज प्लांट है क्या बेसिकली, तो इनका हम यूज किस क्यों क्यों करते हैं। तो बेवरेज देखा जाए कि हमने बताया था खाने कपड़े माने के बाद हमारा मन कभी हल्का फुल्का होता है कि कुछ अच्छा हो जाए। बेवरेज प्लांट बेसिकली क्या है कि ह्यूमन की जो नेचर है, या कभी थकान महसूस होती है काम करने के बाद, तो कुछ लगता है कुछ ऐसा हमें मिल जाए जो हमें रिफ्रेश कर दे, हमारे लिए कुछ अच्छा साबित हो, कुछ एनर्जेटिक हो। तो उन चीज़ों को फ़ील करने के लिए जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, उनमें से एक पार्ट है हमारा बेवरेजेस का। तो बेवरेजेस आर स्टिमुलेटरी इन नेचर एंड मैन फील सम प्लेजर व्हाइल टेकिंग देम। यानी कि ऐसे लिक्विड सब्सटेंस जिनको लेने के बाद ह्यूमन बींग्स हैं उसको अच्छा महसूस करें, प्लीजर महसूस करें, एनर्जेटिक महसूस करें। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं बेवरेज। These substances obtained from plant like cocaine, cannabis, opium and highly stimulated। तो कुछ नशीले पदार्थ भी प्लांटों से प्राप्त होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कोकीन, कैनाबिस, ओपियम और द हाईली स्टिमुलेटेड, ये आदमी को बहुत अधिक स्टिमुलेट करते हैं। तो इनमें जो स्टिमुलेशन का मटेरियल होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं। तो ये हाईली स्टिमुलेटेड है, जैसे अफीम है हमारा, गांजा है, कोकीन है, जो नशीले पदार्थ होते हैं जो हाई बॉडी को स्टिमुलेट भी करते हैं। टी, कॉफी एंड कोका, ये देखा जाए कि जो कैनाबिस, ओपियम और कोकीन की अपेक्षा माइल्ड स्टिमुलेंट होते हैं, लेकिन ये नशीले नहीं होते हैं। तो बेवरेज आर टू टाइप्स। इस बेस पर कि कौन सा स्टिमुलेंट कैसा है, इसके आधार पर बेवरेज को टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक।
एल्कोहलिक बेवरेज आर डिप्रेस्ड लोअरिंग एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। तो देखा जाए कि जो एल्कोहलिक बेवरेज है, जो नशीले बेवरेज हैं, वो हमारी बॉडी के साथ साथ ब्रेन की एक्टिविटी को भी कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। एल्कोहलिक बेवरेज आर टू टाइप्स, फर्मेंटेड एंड डिस्टिलेट। एल्कोहलिक बेवरेज बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, डिस्टिल्ड एंड फर्मेंटेड। तो देखा जाए जो फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेज है उसके अंतर्गत आता है वाइन, बियर्स। डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज जो है विस्की, ब्रांडी, रम, जिन। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में आते हैं टी, कॉफी एंड कोका। तो हम बात कर रहे थे फर्मेंटेड बेवरेज की। तो वाइन और बियर्स देखा जाए ये फ्रूट से तैयार की जाती है, ये जौ से तैयार की जाती है, और दूसरे सीरियल्स है, दूसरे प्लांट्स हैं जिनके फर्मेंटेशन से ये मिलती हैं। तो बियर्स देखा जाए जो फर्मेंटेड अल्कोहल है, बहुत लाइट हाईली स्टिमुलेंट होते हैं। और डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज बात है विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, ये हाईली जो फर्मेंटेड है उनकी अपेक्षा अधिक होते हैं। और जो टी, कॉफी एंड रिफ्रेशमेंट के लिए यूज होती हैं, लेकिन ये बाकी स्टिमुलेंट के कंपेरिजन में बेवरेजेज ऑफ प्लांट। तो कौन कौन से प्लांट हैं जिनका हम बेवरेज रूम में यूज करते हैं? तो उनमें अगेव, बबाब, कॉफी, कोला, एप्पल, मस्कल, टी, टेलकुआ, पाइनएप्पल, इन सभी का यूज हम जो है वो बेवरेज के लिए। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में देखा जाए तो मेन हमारे बेवरेजेज हैं जिनमें कैफीन होती है। नॉन अल्कोहलिक में भी कैटेगराइज किया गया कैफीन विद और विदाउट कैफीन। तो ऐसे स्टिमुलेंट, ऐसे बेवरेजेज जिनमें कैफीन होती है, उन्हें मेन दो हैं, कॉफी एंड टी। तो ये दोनों जो होते हैं इनमें कैफीन एल्कोलाइड्स पाया जाता है, और ये दोनों ही बेवरेजेज स्टिमुलेट। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज में कोका भी आता है, कोला, कैसीन, याको, ये बेसिकली क्या हमारे में आते हैं। इसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं लेकिन उनके अंदर कैफीन नहीं होती है, विदाउट कैफीन, तो उसमें बेसिकली फ्रूट जूस है, सिट्रस फ्रूट हो, एप्पल हो, अनार हो, चिली हो, और बहुत सारे बनाना शेक हो। तो ये जितने भी बेवरेजेज हैं ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। इनमें ग्लूकोज का अमाउंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो ये भी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की कैटेगरीज में आते हैं। एक दूसरा सिंथेटिक वाटर होता है जिसे हम सोडा वाटर कहते हैं। तो इसको हम बेसिकली फ्रीली सोडा वाटर भी यूज करते हैं, अल्कोहल के साथ भी मिक्स करके लेते हैं, और दूसरे कैटेगरीज में भी लेते हैं। तो सोडा वाटर भी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की ये हमारे अभी हम देखें कि टोमेटो सूस, सोप और लेमन, और देखा जाए कीवी। तो ये जितने भी हमारे बेवरेजेज हैं ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है। और देखा जाए जो फ्रूट बेवरेजेज हैं ये इम्यून बूस्टर होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने का कार्य करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टी। तो टी देखा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, जो कि मोस्टली घरों में, पार्टियों में यूज होता है। और ये भी हाई स्टिमुलेंट होता है, जो ऑफिस में, पार्टियों में, घरों में, बाहर, रास्ते में, टूर में इसका हम स्टिमुलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं जब हमें बहुत सारी भूख लगती है, हम थकान महसूस करते हैं। तो इन जैसे टी आदि का हम बेवरेज का करते हैं। अब टी की उत्पत्ति कैसे हुई? कुछ राइटर्स टी का ओरिजिन जो है इंडिया मानते हैं, जबकि कुछ राइटर्स टी का ओरिजिन जो है चाइना मानते हैं। उसका बेसिकली कारण क्या है कि इंडिया में जब इसकी उत्पत्ति तो हुई थी, लेकिन जब इंडिया में प्लांट था तो उस पुराने समय में इंडिया इस प्लांट को उतना पॉपुलर नहीं कर पाया जितना चाइना ने किया था। अब ये प्लांट चाइना कैसे पहुंचा? तो देखा जाए जो बुद्धिस्ट
का टाइम चल रहा था, बौद्ध धर्म का चरम पे था। उसमें बहुत सारे यात्री जो ट्रेवलर थे चाइनीज, वो इंडिया आते और जाते रहते थे नॉर्थ ईस्ट वाले भाग से, और बुद्धिस्ट इसका प्रयोग करते थे, लेकिन इस प्लांट को पॉपुलर नहीं कर पाए थे। तो इस प्लांट को, जो टी प्लांट था हमारा, वो चाइना यहाँ से ले गए चाइनीज, और इन्होंने इसको अपने यहाँ कल्टीवेट कराया। कल्टीवेट कराने के बाद इसकी विशेषताओं को देखते हुए उसको कॉमर्शियल कल्टीवेशन में स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसको व्यापार स्टार्ट कर दिया। जब हमारा देश गुलाम हुआ तो 1880 में, 1818 में अंग्रेजों ने इस प्लांट को फिर चाइना से मंगाकर इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां से कल्टीवेशन शुरू किया, कल्टीवेशन। और उस समय तक, 1818 तक, चाइना की टी के क्षेत्र में मोनोपोली थी। उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए, जो ट्रेड्स था उसको खत्म करने के लिए, अंग्रेजों ने, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था इंडिया में, उन्होंने इसको मंगाकर इंडिया में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट कराया। और उससे क्या हुआ कि इंडिया आने वाले टाइम में, अभी अब प्रेजेंट समय में भी, टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है। तो इसलिए वहां से मंगाया, तो इसलिए बहुत सारे राइटर से मानते हैं कि जो टी का ओरिजिन हुआ है वो चाइना में हुआ है। अब इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड है कि इसका ओरिजिन हुआ कैसे, पॉपुलर कैसे हुई। तो इसकी स्टोरी उतनी ही पॉपुलर है जितना न्यूटन के ऊपर ना सेब गिरता और ना नए न्यूटन पैदा होते, ना वहां पर बहुत सारी थ्योरीज डबल होती, ग्रेविटी की थ्योरी नहीं बनती। टी ओरिजिनेट इन चाइना अराउंड 237 BC. The legendary story of the discovery of the tea mirrors the story of Newton and the apple, resulting drinking possible being more popular than the theory of gravity, and chronologically involving the same forces those Newton used. Discovery. The Chinese Empire Sen Nung was sitting under a small tree while his servant diligently boiled drinking water. A breeze swept throughout the leaves from the tree empire, relaxing under fell into the cup. The empire was interested in the herbs, so went ahead, drank new connection, new concation, and Eureka tea was born. The tree the empire was sitting under was the coarse Camellia sinensis, and leaves probably looked similar to those at the bottom of your tea kettle when you are thrown in the broken bag. तो देखा जाए, जो चाइनीज अंपायर था, सम्राट था सेन नुंग, वो एक छोटे से ट्री के अंदर बैठा हुआ था, नीचे बैठा हुआ था छाया में उसकी। और उसी समय क्या हुआ कि उसके सर्वेंट ने उसको वाटर जो है बॉइल्ड करके दिया था। तो बेसिकली उस वाटर में क्या था कि उस वाटर में उस प्लांट की लीव्स पड़ी हुई थी जिसके नीचे वो बैठा था। तो उसको पीने के बाद जो एम्परर था, जो राजा था, उसने अपने को रिलैक्सिंग महसूस किया, थकान उतर गई, एनर्जेटिक महसूस किया। तो उसके बाद उस प्लांट को लेकर उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और उसने देखा कि जिस प्लांट की लीफ को उसने पिया है वो क्या था, कैमेलिया साइनेंसिस था। और तो वही लीफ थी जो बॉयल वाटर में पड़ी हुई थी। उसको उन्होंने देखकर मैच किया, लेकिन उसके बाद उसने देखा कि वो सिमिलर लीफ है, और वहीं से उस प्लांट के बारे में सम्राट था, उसका इंटरेस्ट जाग गया। गिविंग द ओरिजिन ऑफ टी चाइना, द वर्ड टी डाइव्ड फ्रॉम द चा इन द मैंड्रियन। तो चाइना को इसलिए भी ओरिजिन सेंटर माना जाता है, तो टी जो है, टी वर्ड जो है चा से आया है, जो मेडिटेरियन वर्ड है। यूरोपियन ट्रेडर्स who brought tea in the Europe purchased a drink from the locals in the Fujian provisions who referred as it. तो उस समय यूरोपियन कंट्री जो थे वो यहाँ से बड़ी मात्रा में चाय को परचेज करते थे। टी स्प्रिट टू जापान in 100 AD. Other South Asian countries like Sri Lanka, Nepal, Bhutan. 15th century to Europe, 16th century believed to sailors. British East India Trading Company brought tea home. Popularity of which has continued to grow since. तो धीरे धीरे देखा जाए, जापान, नेपाल और ट्री जो है यहाँ भूटान से फैलते फैलते इंडिया से ट्रेडिंग कंपनी से होते हुए जो है विश्व के बाकी देशों में ट्री का हमारा जो चलन था बढ़ गया।
टी का बॉटनिकल कैमिलियल साइंसेस है, ये फैमिली थिएसी का मेंबर्स है। इट इज अ स्मॉल ट्री लीव्स ऑफ द यूज टी। तो बेसिकली जो टी प्लांट होता है इसमें हम लीव्स का यूज करते हैं। टी लीव्स ओरिजिनली इन द ईस्ट इंडिया and the Indian subcontinent, Southeast Asian countries. Today is prominent consumed around the world. If you are in England during tea time, you have most definitely a cup. This is the plant of tea with flowers and with tea plant is the evergreen perennial shrubs that prone to height of 3 feet to maintain the foliage. बेसिकली देखा जाए जो टी प्लांट है वो सदाबहार होता है, हमेशा ग्रीन रहता है, इसमें लीफ फॉल नहीं होता है और 3 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने पर इसमें प्रूनिंग कर दी जाती है। इफ लेफ्ट टू ग्रो वाइल्ड टी प्लांट्स नोन टू अचीव हाईएस्ट ऑफ 16 फीट। तो ऐसे प्लांट टी की स्पीसीज जो वाइल्ड कंडीशन में ग्रो करते हैं उनकी हाइट 60 मीटर तक पहुंच जाती है। द ट्री हैव सिंपल इलिप्टिकल लेंसियोलेट कोरिसियस लीव्स। में इलिप्टिकल कोलेसियस लेंसियोलेट लीव्स पाई जाती हैं। लीव्स कंटेन ऑयल ग्लैंड्स विच गिव आउट द फ्रेग्रेंस एरोमा। के जो प्लांट होते हैं उसकी लीव्स में कुछ ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है जिनके वजह से उनमें एक विशेष प्रकार की खुशबू डेवलप होती है। फॉर द टी एंड अपर 3 पोर्स लीव्स ऑफ यंग ब्रांचेस पिक्ड एंड आफ्टर द पिकिंग द पुलिस। तो बेसिकली टी को डेवलप करने के लिए उसमें अपर साइड की सबसे ऊपर की 2 से 4 लीव्स यूज में आती हैं जिन्हें फ्लैश कहते हैं। वाइट पिंकिश फ्रेगमेंट फ्लावर बॉर्न एट द फ्लेक्सिस। तो बेसिकली इसमें वाइट पिंकिश फ्लावर इसमें डेवलप होता है जो 2 से 4 के ग्रुप में लगा रहता है। इसमें फ्रूट्स जो होता है वो ट्राइलाकुलर होता है। दिस इज द पिक ऑफ cultivated plants and the farm of tea farm is called bagan. Tea plants grow from the seeds in small gardens nurseries. The seeds germinate about month grow for the year before they are ready to transplantation. After transplantation the trees are allowed to grow for 4 years before the first pilking. After the first round of pilking leaves and buds, tea plants are pruned to about 40-50 centimeter height to ensure new leaves and ensure branching. तो बेसिकली देखा जाए कि जो टी का प्लांटेशन है वो ग्राफ्टिंग के द्वारा सीड के द्वारा डेवलप प्लांट से होता है और इसमें क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन जो में 1 महीने लगता है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद इसमें जो है 4 साल के बाद जो है प्लांट हमारा तैयार होता है। तो जब तैयार होता है 4 साल के बाद रेडी होता है तो उसमें पहली प्रूनिंग की जाती है और प्रूनिंग के बाद जो 3 से 4 नई लीव्स निकली जाती है वो लीफ हार्वेस्ट की जाती है और उन्हीं लीफ से टी का डेवलपमेंट होता है। अब इसके आधार पर जाकर जो हम चाय पीते हैं तो कई क्वालिटी होती है, ग्रीन टी एंड ब्लैक टी होती है। तो ग्रीन टी देखा जाए अनफर्मेंटेड लीफ से मिलने वाली जो टी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, वो लीफ भी ग्रीन दिखाई देते हैं। और ब्लैक टी जो होती है वो फर्मेंटेड टी होती है जिसका कलर भी ब्लैक होता है और उसका फर्मेंटेशन लीव्स के फर्मेंटेशन के द्वारा वो प्राप्त होती है। तो ग्रीन टी बेसिकली होती है हाईली क्वालिटेटिव होती है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन टी ओनली द बेड वन लीफ अटैच टू द प्लग। For the plant, the processing of green tea involves 3 main steps: weathering, rolling, drying. After 24 hours, weathered leaves are the mechanical rolled. During rolling of the leaves are pressed and there are further loss of water. Checked, the leaves are spread the rolled green tea, then sent into the oven hot and air dry. After leaves have been dried, the tea is sifted through a mess of obtain good quality green tea. Green tea after processing has a dull green color. Room at left to the dry weather. तो देखा जाए ग्रीन टी को क्या करा जाता है कि लीव्स को बागान से तोड़ा जाता है, तोड़ाने के बाद उसमें वेदरिंग की जाती है, फिर उसको रोलिंग में डाल दिया जाता है, फिर उसको जो हॉट एयर होती है उसमें ड्राई करते हैं
और उसको फिर छोटे-छोटे पीसेज में तोड़ के पैक कर देते हैं, वो हमारी ग्रीन टी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो पहले डार्क ग्रीन की होती है, ड्राई होने के बाद पत्ती का कलर जो है उसका था ब्लैक टी। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लैक टी द bud along with 3-4 leaves, even sometimes twigs, are plucked with tea plants. After picking, tea leaves are halved together, allowed to ferment for the up to 48 hours. The fermented leaves are rolled together, breaking them down in smaller pieces and turning them into the darker brown colors. These leaves are then dried in the oven. Hot air is separated into the various guards. Usually, the large fragments of tea leaves are the highly grade than smaller fragment. तो इस कंडीशन में क्या किया कि 3 से 4 लीफ, इसमें हम उसको फर्मेंटेड करते हैं और फर्मेंटेड करने के बाद रोलिंग में भेज देते हैं और वहां से वो स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद उसको फिर सेपरेट करके उसको पैक्ट में प्रयोग करके और उसमें हम यूज कर लेते हैं। ग्रेडिंग ऑफ टी, ग्रेडिंग टी की किस तरीके से करते हैं, सॉर्टिंग क्या होता है, तो हम बता दें कि जो लीफ प्लांट की अपर मोस्ट लेयर होती है वो सबसे कॉस्टली टी तैयार की जाती है, उसका नंबर सेकंड लीफ का आता है, थर्ड लीफ का आता है, और ब्लैक टी की बात हम कर रहे हैं तो बेसिकली फोर्थ लीफ से तैयार की जाती है। तो लीफ की पोजीशन के आधार पर, नंबरिंग के आधार पर ही चाय की क्वालिटी का निर्धारण किया जाता है। द ग्रेडिंग ऑफ टी नेसेसरी फॉर द कमर्शियल स्टैंड पॉइंट, द लीव्स आर ग्रेडेड मैकेनिकल oscillated sieves where the leaves of different size are separated. The major grades of black tea are the follow: broken orange peacock, flavory broken orange peacock, broken peacock, orange peacock, flavory peacock, broken orange peacock। तो इस तरीके करते हैं। चाय की क्वालिटी और कंपोजिशन क्या होता है, द डिस्टिंक्टिव द टी मेनली ड्यू टू द थ्री प्रिंसिपल कांस्टेंट एसेंशियल एल्कोलाइड्स, फ्रैक्शन एंड पॉलीविनाइल। तो चाय के अंदर तीन मेन चीजें, बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, एल्कोलॉइड्स और इसेंशियल ऑयल, जो चाय की क्वालिटी को और कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसमें पॉलीफिनॉल भी पाया जाता है। एरोमा फ्रेगनेंस ऑफ टी ड्यू टू ऑयल वाइल द स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन कैफीन। तो जो टी के अंदर जो स्टिमुलेशन पावर होती है वो कैफीन एल्केलाइन के, slight bitterness is due to the polyphenol, tannins also give tea astringency। तो उसके अंदर जो बिटरनेस होती है वो पॉलीफिनॉल्स के कारण, टेनिन्स के कारण होती है, जो टी को एस्ट्रेंसी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। टेनिन्स readily dissolve in water, black tea as the released during the fermentation, while the green tea are the still bounded in their leaves and are not soluble in water। तो टेनिन्स बेसिकली क्या होता है कि जब फर्मेंटेशन होता है तो उसके अंदर कलर डेवलप होता है, और चाय में जो कलर डेवलप होता है वो फर्मेंटेशन के दौरान बनता है ग्रीन टी में, और वही बाद में कलर को होता है। व्हेन टी इज प्रिपेयर्ड कैफीन इजीली डिजॉल्व, को तैयार करते हैं तो उसकी में पाया जाने वाला कैफीन एल्कोलॉइड्स जो है वाटर में बहुत आसानी से घुल जाता है। कंज्यूम्ड क्विकली प्रोवाइड द रिफ्रेशनेस स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, जो रिफ्रेशनेस और स्टिमुलेटिंग करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। However, if to the step, then the tannins in the tea leaves mix with butter and caffeine dissolve and tea turns bitter. Tea has astringent, stimulating, diuretic, nervine properties. It contains 2% of caffeine and 18% of tannins, 2.5% theanine. Additional tea has vitamin B complex and nicotinic acid। अब इसका जो मेन प्रॉपर्टी है, जब बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो कैफीन जो होता है वाटर में बहुत सॉल्युबल होता है और यही रिफ्रेशिंग और स्टिमुलेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो कलर होता है वो टैनिन के कारण डेवलप होता है कलर, और जो स्टिमुलेटिंग डाययूरेटिक जो नर्वाइन प्रॉपर्टीज है वो उसका मेन कारण है कि इसमें 2% कैफीन होती है, 80% टेनिन्स होता है, 2.5% थेनिन। तो ये एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा टी से हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एसिड भी प्राप्त होता है। इस तरीके से प्रोसीजर है, किस तरीके से हम प्लांट से टी प्राप्त करते हो। सबसे पहले हम हार्वेस्ट करेंगे, इसका सूट्स हार्वेस्ट और डिप्स करेंगे, उसके बाद सभी में हम ब्रेदरिंग करेंगे, हीट करेंगे, उसके बाद रोलर में डाल के और विभिन्न प्रोसेस से हुए हमें विभिन्न प्रकार की टी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में मेन टी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन से हैं। तो इंडिया में देखा जाए सबसे ऊपर की ओर ये हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ पार्ट है जहाँ टी का कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद हमारा सिक्किम है, आसाम है और त्रिपुरा है
जहाँ चाय के बड़े बड़े बागान हैं। इन बागानों में देखा जाए मल्टीनेशनल कंपनियां भी काम करती हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी। अब हमारे अलग अलग ब्रांड की टी आती हैं, अग्नि टी, ताजा टी, ताजमहल टी। तो बेसिकली इसी कंपनियों को जो यहाँ आसाम में है, ये कंपनियां जो है इस टी को प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद अगला स्टेट हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा के कुछ बंगाल में कुछ भाग जो है, जो टी का कल्टीवेशन होता है, चाय के बागान है। उसके बाद कुछ एरिया हमारा आता है, यहाँ कर्नाटका का इस रीजन में होता है। उसके बाद तमिलनाडु और केरला के कंबाइंड रीजन में टी का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है, जो हमने मैप में वर्ल्ड में देख रहे हैं कि वर्ल्ड में दो कैटेगराइज की गई हैं। मेजर टी प्रोड्यूसर्स, जिनको हमने डार्क ग्रीन कलर से शो किया है, और माइनर टी प्रोड्यूसर्स को येलोइश ग्रीन डार्क से हमने प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, चाइना, तिब्बत और इंडिया में सबसे अधिक हो रहा है, कुछ अमेरिका में हो रहा है, और बाकी जो हमारा रसियन वाला पार्ट है, देखा जाए यहाँ पर माइनर प्रोडक्शन हो रहा है। और बाकी स्टेट में हम लगा सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है वो कौन कौन से कंट्री है। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बेवरेज आता है कॉफी। तो टी के बाद कॉफी एक बड़ी मात्रा में जो वर्ल्ड लेवल पर जिसको लोग यूज करते हैं रिफ्रेशनेस के लिए, तो काफी बड़ी प्लांट हम देख रहे हैं कि कॉफी जो है सीड से प्राप्त किया था, बेरी से पहले सीड किया था प्रोसेसिंग के द्वारा, उसके बाद से बारे में पढ़ेंगे। कॉफी का बॉटनी नेम कैफिया अरेबिका है, इसकी फैमिली। तो कॉफी बर्ड कम्स फ्रॉम द, तो कॉफी की भी जो खोज हुई है इंटरेस्टिंग हुई है। कॉफी की खोज गडरिया ने की थी। वो उसके सीड को बॉयल करके जब पिया था उसने, तो उसको वहां पर बहुत ही रिफ्रेशनेस महसूस हुआ, और वहीं से देखा जाए कॉफी की उत्पत्ति हुई है। तो देखा जाए तो बर्ड कम कॉफी फ्रॉम द बर्ड काफा इज द नेम ऑफ प्रोविंस इन द इथोपिया। तो इथोपिया में एक स्थान है, एक प्रोविजन है कॉफा। तो सबसे पहले देखा जाए उसी पेड़ की उत्पत्ति वहीं हुई थी, वहीं से रिपोर्ट किया गया था, इसीलिए उस लिक्विड का नाम रखा गया कॉफी। द बर्ड काफा इज सपोज टू डाइव फ्रॉम द अरेबिक बर्ड कहवा, विच मीन्स ड्रिंक। Evidence existed the use of coffee stimulant since ancient time in the monastery of Ethiopia and Yemen। तो ये बेसिकली डिस्कवरी जो हुई थी इथोपिया और यमन में, ये जो मोनेस्ट्री काम कर रही थी उसी समय इसका डेवलपमेंट हुआ था, उसी समय ये। जस्ट लाइक द डिस्कवरी इज कॉफी रूटेड इन लीजेंड। और जिस तरीके से कॉफी लीजेंडरी जुड़ी हुई है, उसी तरीके से कॉफी के साथ टी भी जुड़ी हुई है। द लीजेंड इज दैट यंग गोट हेडर द काफा प्रोविंस ऑब्जर्व द गोट बीइंग एक्साइटेड आफ्टर चॉइंग द बेरीज फ्रॉम द कॉफी प्लांट। तो उसने देखा कि बकरियां उसको खा के काफी एक्टिव हो जा रही, तो उसने खुद उसको पिया, और the berries to monk tried to burn them, but the burnt berries give out the thick, wonderful aroma। और उसको उन्होंने भूना, आग के अंदर भूना, उसके बाद उससे बहुत ही खूबसूरत अरोमा प्राप्त हुआ उसे। The berries were the pulled out the fire, ground mixed with the butter, make a bray similar to the today soft। तो देखा जाए उसने जब उसको बर्न करने के बाद उसको वाटर में मिला के बढ़िया सा ड्रिंक तैयार किया, और पीने के बाद उसको स्टिमुलेशन हो गया, एक्साइटेड हो गया, उसका रिफ्रेशनेस महसूस हुई। काफी वाज ट्रेडेड इन 15 मिड 16। तो काफी का बिजनेस देखा जाए 15वीं और 16वीं सदी के बीच शुरू हुआ था। इंडिया में ये बिजनेस साउथ इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया से स्टार्टिंग हुआ था। और ये बिजनेस जो था वो जो अरबियन व्यापारी थे, अरब से आने वाले व्यापारी थे, उनके साथ स्टार्ट हुआ था। टुडे कॉफी इज रियली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज, द मेजर कैश क्रॉप ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो देखा जाए कॉफी एक ड्रिंक के बेवरेज के साथ साथ ये कैश क्रॉप के रूप में डेवलपिंग कंट्री में काम कर रही है। इट इज ग्रो इन द 17 कंट्रीज सच एज ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, इथियोपिया, आइवरी कोस्ट, युगांडा, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इसके बाद हमारा अगला होता है कि जो यहाँ पर ग्रो करती है टी की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। कॉफी बेरीज आर हैंड पिक्ड आफ्टर द रेप इन द ट्री। जब हमारी जो बेरीज होती है जब पक जाती है, तो उनको हम वहां प्लांट से हाथों के द्वारा तोड़ लेते हैं। दे आर आइदर सिलेक्टिवली पिक्ड ओनली द रिप बेरीज। तो इसको जो हम जो सिलेक्टेड होती है, पकी हुई होती है, मैच्योर हो जाती है, उनको वहां से अलग कर लेते हैं फ्रूट से। एंड उसके बाद क्या करते हैं, रिमूव फ्रॉम द फ्लावरिंग ब्रांच एट द वंस। और उस समय हम फ्लावरिंग ब्रांच को भी अलग कर देते हैं। कॉफी बीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द बेरीज थ्रू द आइदर फॉलोइंग टू मेथड। तो जो कॉफी बीन्स होती है, कॉफी को वहां से दो मेथड प्राप्त करते हैं। बीट प्रोसेसिंग रिलेटिवली मॉडर्न वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉफी बीन्स। एज नेम सजेस्टेड द बीन आर प्रोसीड यूजिंग वाटर। The berries are mechanical washed, remove the pulp of the fruit from the seeds,
इफ द पल्प डज नॉट कम इजीली रिमूव। तो बेसिकली जो बेरीज होती है उसमें एक पल्प होता है, उस पल्प को रिमूव करने के लिए वाटर और दूसरे बहुत सारे मैकेनिकल मेथड्स का भी यूज किया जाता है। आफ्टर बेरीज हैव पल्प रिमूव दे आर रीबॉस्ड। जब हम बेरी का पल्प अलग कर देते हैं तो उसको फिर रीबॉस करते हैं। द बीन हैज लेफ्ट कवर टू जस्ट पार्चमेंट म्यूसिलेज, उसके ऊपर पार्चमेंट म्यूसिलेज के रूप में पाया जाता है। द बास्ट बीन हैड द ड्रॉप्ड इनटू द टैंक, और उसके बाद उसको हम टैंक में भर देते हैं। लेफ्ट टू फर्मेंट इन देयर वन मॉइस्चर एंड रिमूव द म्यूसिलेज, और वो वहां से मॉइस्चर को म्यूसिलेज को रिमूव कर देते हैं। वंस द म्यूसिलेज डिजॉल्व बीन आर रैपिडली बास्ट फाइनली टू ड्राई। जब पूरी तरीके से बीन से हमारा देखा जाए कि पूरी तरीके से जो हमारा म्यूसिलेजिनस प्रोडक्ट होता है, पल्प होता है, रिमूव हो जाता है, उसके बाद उसको द प्रोसेसिंग में देखते हैं। ड्राई प्रोसेस द ओल्डर एंड द सिंपलर वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग। तो ये ड्राई करने का मेथड जो है सबसे सिंपल और पुराना है। द पिक्ड बेरीज आर ड्राइड इन द सन। तो जो हम टूटी हुई ड्राई करो तो उनको पहले सन में ड्राई करते हैं। इंश्योर इवनली ड्राइंग आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के बाद चेरी गेंस टेक्सचर फ्रूट लेदर। एग्जाम्पल आर रेजिन। ड्यूरिंग ड्राइंग द म्यूसिलेज ड्राइज ऑन द parchment and peeled up. When the dried berries are removed, the come out the cleanly coffee has been attained. तो ड्राई करने के बाद जो उसको भी हम रिमूव कर देते हैं वहां से पल्प। करेक्ट है। तो कॉफी में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आती है, खुशबू क्यों आती है, इसके बारे में बात करेंगे। कॉफीन एंड कैफीटोनिक एसिड आर टू द मेन एल्कलॉइड्स प्रेजेंट कॉफी बीन। तो कॉफी में बेसिकली दो चीजें होती है, कैफीन तो होता ही होता है, कैफीटोनिक एसिड भी होता है जो एरोमा के लिए और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Caffeine about 0.75 to 2.5%, which gives the bitter stimulating effect. Raw seeds has more caffeine roasted seeds. तो देखा जाए रोस्टेड सीड की अपेक्षा रा सीड में अधिक कैफीन होता है। अ कॉफी बीन गेट्स इट्स फ्लेवर फ्रॉम द नंबर ऑफ फैक्टर्स, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, परसेंटेज अलॉन्ग विद कैफीन। The other factors contribute to the coffee bean complex flavor: soil, trees, grow in the moisture content, the air degree, ripening of fruits, method of extraction, as well about the amount time has been roasted for, prolonged roasting, grinder coffee bitter under the roasting effect, the extraction। तो देखा जाए कॉफी की क्वालिटी कैफीन और और कैफीटोनिक एसिड के बाद वहां के क्लाइमेट और सॉइल पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्ट करता डिपेंड करती है कि इसका टेस्ट। कॉफी ड्राइवन द एप्लीकेशन, कॉफी का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो कॉफी को देखा जाए आइसक्रीम बनाने में, टॉफी बनाने में, चॉकलेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। यू जस्ट हैव लुक अराउंड द वास्ट नंबर ऑफ कॉफी शॉप अराउंड द वर्ल्ड रिलीज वी लव ऑफ कॉफी। देखा जाए पूरे वर्ल्ड में कॉफी की दुकानें जो हैं शॉप्स बहुत मात्रा में बढ़ रही हैं, लोग उसे बहुत ही चाव से पीते हैं, बहुत ही पसंद हैं। Coffee driver application: coffee is also used flavoring substance, ice cream, candies, and pastries. Coffee is the liquor the gaining increasing popularity when the coffee growing regions of the Middle East. Coffee husk used to the prepare alcoholic beverage and खेसार। तो देखा जाए तो कॉफी का हस्क आता है, उससे हम बेवरेज तैयार करते हैं जिसे खेसार कहते हैं। थ्रो द कॉफी पल्प मिक्स्ड विद कैटल फीड। और देखा जाए जो कॉफी का पल्प बचता है उसको जानवर जो हैं वो फीड के रूप में, फूड के रूप में उसको यूज करते हैं। कॉफी लीव्स टू यूज टू प्रिपेयर बेवरेज while the wood from the coffee plant is used to make boxes, young branches and make walking stick। तो देखा जाए कॉफी की जो लीव्स है उससे बेवरेज तैयार किया जाता है और वुड से बॉक्स और स्टिकिंग तैयार की जाती है जिनका यूज ह्यूमंस अपने अलग कामों के लिए करता है। इनटेक कॉफी इज द रिकमेंडेड एडल्ट मॉडरेट अमाउंट ऑफ वोलेटाइल कैन। तो देखा जाए जो कॉफी का सेवन है वो यंग को करना चाहिए। अगर बहुत कम डेथ के जो कम एज के लोग अगर ज्यादा ले लेते हैं तो उनकी डेथ है। तो हम देख सकते हैं इस मैप के द्वारा कि कॉफी की जर्नी किस तरीके से इंडिया में आई, कहाँ कहाँ गई। तो देखा जाए अमेरिका एंड काफी बैंड, यहाँ पे काफी बैंड कर दी गई, कुछ समय के लिए थी अमेरिका में। उसके बाद देखा जाए कि यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोप फिर इंडिया में आई, इंडिया से इटली और इटली से क्यूबा और मिडिल ईस्ट, इस तरीके से डिफरेंट एक दूसरे से देशों में जो व्यापारी आते जाते रहे, व्यापारियों के द्वारा ही काफी जो है एक जगह से दूसरी जगह फैली। तो किस तरीके से उस समय गोल्डन टाइम में काफी जो है किस तरीके से एक से दूसरे देश में फैली, उसका एक उस समय का मैप दे रखा
अब इंडिया में कॉफी प्रोड्यूसिंग कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, म्यांमार और मिजोरम जो है मेनली कॉफी प्रोड्यूसिंग क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए पेनिसुलर इंडिया में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा मेन जो है वो वर्ल्ड में देख सकते हैं किस तरीके से कॉफी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो उसमें जर्मन जो है, ब्राजील, तो ब्राजील देखा जाए कॉफी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट। उसके बाद थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट आता है थियोब्रोमा कोका, जिसे हम कोका कहते हैं। तो ये भी अमेरिकन कंट्री में इसका यूज किया जाता है, इससे कैफे बनाया जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट है बेसिकली जो हमारा मेन फ्रूट्स होता है क्रेनिल से इसको देयर आर द नथिंग बेटर देन द वार्म अप कप हॉट चॉकलेट आफ्टर द डे ऑफ सेकिंग। कोको इज द चॉकलेट आर द प्रोडक्ट। तो बेस देखा जाए जो चॉकलेट है वो कोको का मेन प्रोडक्ट है। रोस्टेड क्रेनिल्स रिप द प्लांट। तो थियोब्रोमा में जो होता है वो जब सीड पक जाता है तो उसके क्रेनिल से उसको डेवलप किया जाता है। कोका बिलोंग टू जीनस थियोब्रोमा इन द सब क्लास अंडर द फैमिली स्टरकुलेसी। तो थियोब्रोमा की जो मेन फैमिली है स्टरकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली में बड़े बड़े ट्रीज आते हैं जो बड़े ऊंचे होते हैं, बड़े और काफी मोटे होते हैं, लार्ज होते हैं, काफी ओल्ड टाइम तक चलते हैं। द ग्रीक नेम थियोब्रोमा इज द ग्रीक वर्ड स्टैंड फॉर द गॉड। तो जो थियोब्रोमा शब्द का प्रयोग किया गया है तो ग्रीक वर्ड में गॉड के लिए किया गया है। ब्रोमा मीन्स फूड, अर्थात फूड ऑफ गॉड, गॉड का भोजन। तो थियोब्रोमा इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज्ड इन द यूरोपियन, ब्राजील, अफ्रीका एंड। तो ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोका इज द नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल रीजन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन कंट्री। तो इसकी उत्पत्ति साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में हुई है। दिस प्लांट एक्साइटेड वाज यूज द नेटिव ऑफ दीज रीजन्स लॉन्ग बिफोर द कंजप्शन ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड में प्रयोग होने से पहले इन देशों में बड़ी मात्रा में इसका यूज होता था। अर्लीस्ट कंजप्शन ऑफ कोका इज एस्टिमेटेड 1500। द कोका प्लांट वाज द फॉर्मली कल्टिवेटेड यूज द बिटर इन द मायान एंड एजिप्ट civilization for 600 BC until the 4 AD. The habitat of drinking extracted of coca, while the name come to known coca was the brought Europe by Spanish traders is 16। तो इसका जो कोका नामकरण किया गया था जो स्पेनिश ट्रेडर्स थे और यूरोपियन ट्रेडर्स के द्वारा इसको नाम यूज किया गया था। स्पेनिश अडेप्ट द कोका देन वन टेस्ट टू एडिंग स्पाइस मेकिंग सिन्नोमम, पेपर लॉन्ग एंड कैन शुगर। तो स्पेनिश ने इस कोका को टेस्ट डेवलप करने के लिए उसके अंदर काली मिर्च, सिन्नोमम और कैन शुगर। ट्रेड ऑफ कोका एक्सटेंडेड द 18 to 19th century. Today the main coca producing nations the world Mexico, Cuba, Peru, Costa Rica, ब्राजील, वेनेजुला, नाइजीरिया, घाना, श्रीलंका, जावा, आइसलैंड, फिलीपींस। तो ये मेन जो बेसिकली 18वीं से 19वीं सदी तक मेन प्रोड्यूसर्स थे जो कोका का। दिस इज द fruits of coca. This is the kernel. The outer part is kernel and inner part is the seed. The coca plant is the evergreen profusely branched that can attain the height up to 12 meters in wild, but under cultivation the tree has been average height of the about 7 meters. The leaves of the coca tree are dark green and oblong elliptical ob। तो देखा जाए जो ब्रांच वाइल्ड कंडीशन में होता है 12 मीटर तक होता है, नॉर्मल कल्टीवेटेड कंडीशन में 7 मीटर तक हाइट। द फ्लावर्स फ्रूट बॉर्न अल्डर द ब्रांच ड्रिंक। तो देखा जाए फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावर जो होता है वो 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है, सॉफ्ट व्हाइट और येलो कलर का होता है। कोका फ्रूट्स पॉड आर इलिप्टिकल ओवाइड, एवरेज साइज इन 20 to 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो पॉड की लंबाई होती है वो 22 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। द फ्रूट्स आर आइदर येलो, रेड, मैरून कलर। तो इसका फ्रूट्स होते हैं इसका पीला, रेड होता है या मैरून कलर का होता है। द फ्रूट ribbed and the each pod have about 40 seeds embedded in the mucilage pulp inside the pod। तो इसकी pod के अंदर mucilage substance होता है जिसके अंदर सीड भरे रहते हैं। Because of machinery damage the pod, coca pods are harvested hands। तो कोका की पॉड तोड़ने के बाद उसे मैकेनिकल के द्वारा उसको अलग करते हैं, रिमूव। द नेक्स्ट वी कैन थ्रो आउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। दे आर द डिफरेंट मेथड ऑफ फर्मेंटेशन बाय द दे ऑल इंडिविजुअल हीट वन द फर्मेंटेड बीन्स ड्राइड सप्लाइड थ्रू चॉकलेट मैन्युफैक्चर करंट कंसिडेशन। और उसके बाद इससे चॉकलेट वगैरह को
तैयार किया था। इन रिसेंट ईयर द कंज्यूमर हैव बिकम एजुकेटेड हाईली प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस मेथड यूज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी टी एंड chocolate beverage companies have been monopolized the market. Millions farmers these crop often available the finance offered by these companies. तो देखा जाए कि इन क्षेत्रों में कुछ कंपनियों की मोनोपोलीज है हुआ है। तो देखते हैं कि वर्ल्ड में किन किन कंट्रीज में कोका का प्रोडक्शन होता है। तो साउथ अफ्रीका, वेनेजुला, साइबेरियन, नाइजीरिया, कैम्बेरियन, घाना और उसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया जो है मेन कोका प्रोड्यूसिंग। कोका के प्रोडक्ट्स में चॉकलेट्स बनती है, चॉकलेट पाउडर्स बनते हैं जिनका यूज। उसके बाद हमारा ये 3 पॉपुलर बात और हमारे कॉमन इंडियन कुछ प्लांट्स हैं जिनका प्रयोग हम बेवरेज के रूप में करते हैं। उनमें से कोकोस न्यूसिफोरा है जिसको हम देखा जाए कोकोनट वाटर के रूप में यूज किया जाता है। उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है लिक्विड उसका यूज करते हैं हम, जिसके अंदर गुड न्यूट्री। लेमन, तो जितने भी लेमन हो, नींबू हो, संतरा हो, यानी कि जितने लेमन सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका प्रयोग बेवरेज के रूप में इंडिया में किया जाता है। इट इज अ स्मॉल ट्री बुशी प्लांट स्टेम लीव विद थॉर्न्स लीव्स। तो देखा जाए इनमें कांटे पाए जाते हैं, लीव्स में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एंडोकार्प ऑफ द फ्रूट जूसी ग्रेन्यूल्स, तो उनके अंदर जो बेसिकली इंटरनल पार्ट होता है उसमें जूस भरा रहता है, उसको हम प्रयोग करते हैं जूसी फ्रूट्स को। स्वीट ड्रिंक मिक्स विद लेमन जूस यूज्ड एक्सटेंटिव थ्रस्ट एंड मेक, तो इससे प्यास हो जाती है, बॉडी को ठंडक महसूस होती है। मेड फॉर शुगर वाटर लेमन, तो लेमन जूस के अंदर क्या होता है, शुगर होती है, वाटर और लेमन जूस होता है। कॉमन ड्रिंक इन इंडियन सब कंट्री, तो इसको इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में और बांग्लादेश वगैरह में इसको सेकंड ऑफिस सिनेरम, तो ये भी इंडिया में यूज होने वाला सबसे पॉपुलर बेवरेज है। इसको क्रॉप भी इसकी की जाती है और इसके स्टेम से जूस को निकाला जाता है, इसको पीते हैं। इसका जूस जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है और इसके साथ साथ इसका जो है जो ज्वाइंटिस से पीड़ित लोग होते हैं, ज्वाइंटिस पेशेंट प्रोफ्यूजली यूज, तो उसको इनमें यूज किए जाते हैं। अगला हमारा खजूर डेट पाम आता है जिसके इसका भी प्रयोग बड़ी मात्रा में बेवरेज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लीफलेट्स, तो इसका जो डिफरेंट यूजेज है, तो लीफ जूस का जो डेसिवेट ड्रिंक है, जूस इज आल्सो यूज्ड अगेंस्ट द इंटेस्टाइनल बार्म, यानी कि जिसके पेट में कीड़े होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इम्पटी स्टमक डेलोसियस मोलासिस आल्सो मेड फॉर द जूस, तो इस तरीके से जूस का भी। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर बेवरेज हमारे हैं जिनका हम यूज करते हैं। उनमें हमारा पाइनएप्पल, वाटरमेलन, कमरांग, मैंगो, ईटीसी जूस, ग्रेप्स, बनाना, जिनका हम कमर्शियल लेवल पर बड़ी मात्रा में बेवरेज। अगला हमारा अभी तक जितने अल्कोहल पढ़े थे वो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज थे। अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक बेवरेज कि जिनको नशा होता है, जिनके अंदर अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, ऐसे बेवरेज को हम तो उनमें सबसे पॉपुलर बेवरेज आता है हमारा फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज। इसके अंतर्गत वाइन एंड बियर्स आती हैं। तो बहुत सारी बियर्स की ब्रांड्स दी गई हैं जिनमें अलग अलग कंटेंट होता है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनका प्रयोग हम अल्कोहलिक बेवरेज में करते हैं, स्टिमुलेशन के लिए करते हैं। हाईली स्टिमुलेटर्स होते हैं जिनके पीने के बाद थकान लोग महसूस नहीं करते हैं। इसको मेडिसिन के रूप में पहले प्रयोग किया था लेकिन अधिक पीने से हेल्थ के लिए भी हार्म। दूसरा हमारा बाइन्स का है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के बाइन रखे गए हैं, इनका ये भी अल्कोहलिक है। दूसरा हमारा डिस्टिल अल्कोहलिक बेवरेज है, डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं। ये डिफरेंट कंपनीज की यहाँ पर बिस्की की बॉटल्स है, इनके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट होता है। ये कई देखा जाए तो केमिस्ट्री में सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। सबसे पहले अगर कोई चीज फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट हुई वो हमारा मटेरियल था है हम है, ये भी फर्मेंटेड डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है हमारा अल्कोहलिक जिन। तो इम्पोर्टेंट कॉस्टली काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है अल्कोहलिक बेवरेज का, ये काफी अच्छा माना जाता है। काफी एलीट ग्रुप इसको यूज करते हैं बेसिकली।